हाँ जी भाई, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। सोनू साइंस अड्डा 149 YouTube चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ जी, आप लोगों को इससे पहले एक क्लास मिल चुकी होगी साइंस के कुछ क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया ही था कि अब आप लोगों को साइंस के MCQs की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे। जो क्लासेस आपको मिलती जा रही है उन सभी क्लासेस को लाइक करना और शेयर कर देना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना। भाई आपके घर में देखो, आजकल कंपटीशन एग्जाम के लिए बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहा होगा। तो इसलिए आप सभी बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, मोस्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम के अंदर साइंस जो है आती है। तो यहाँ पर साइंस के MCQs जो है मैं आप लोगों को करवाती रहूंगी। डेली आप लोगों को एक क्लास जो है वो मिलती रहेगी। तो डेली के 15-20 क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, देखने वाले एस्पिरेंट्स की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तो चैनल पर और ज्यादा बड़ी वीडियोस आपको, बड़ी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा रुधिर, यानी कि इनमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है उसके ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। देखो 4 तरह के ब्लड ग्रुप हमें दिखा रखे हैं यहाँ पर ऑप्शन के अंदर। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है इन चारों में से जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेन ये वर्ड आपने जिसपे फोकस करना है, एंटीबॉडी। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो एंटीबॉडी किसमें नहीं पाई जाती? एंटीबॉडी बेटा जो AB ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। O ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें दोनों एंटीबॉडी होती है। O ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा AB। AB के पास कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और AB जो है ये अपना ब्लड किसी को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी इसके पास नहीं पाई जाती। ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला जो आदमी है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किस आदमी ने किया है? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला आदमी है लैंडस्टीनर। तो याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती? AB। वो ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता? वो ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता? तो एंटीजन नहीं होता O के पास। ठीक है, एंटीजन किसके पास नहीं होता? O के पास। एंटीबॉडी किसके पास नहीं होती? AB के पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा AB। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ग्रेफीन होता है। व्हाट इज ग्रेफीन? ग्रेफीन क्या होता है? आप लोगों ने बताना है कि ग्रेफीन जो है वो क्या होता है। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन, तो ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का मिश्र धातु है। ये कार्बन का मिश्र धातु है, एक अलॉय है कार्बन का, या कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, या कार्बन का समभारिक होता है। ठीक है, कार्बन का समभारिक होता है, या कार्बन का समस्थानिक होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बताना है कि कार्बन का आइसोमर है, ये कार्बन का आइसोटॉप है, या फिर कार्बन का अलॉय है, या कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ग्रेफीन क्या होता है? देखिए बेटा, ग्रेफीन जो है, ग्रेफीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? ग्रेफाइट से। ग्रेफीन को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्रेफाइट से। तो याद रखना, ग्रेफाइट से अगर ग्रेफीन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ग्रेफीन जो है ये क्या है? ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। ग्रेफाइट से ग्रेफीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। याद रखिएगा, ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, याद रखिएगा। ग्रेफीन युक्त बैटरीज भी आती हैं। ठीक है, तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बेटा इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगी, या बर्फ बनेगी? हाइड्रोजन को जलाने से बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा
पानी, इसका आंसर आएगा। हाइड्रोजन को बर्न करने से पानी बनेगा, और वैसे हाइड्रोजन को जलाना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो बर्न होने के लिए वो उच्चतम टेम्परेचर होता है, तो हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर तापमान की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तब बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पानी। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? देखो ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना बेटा, ये कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर संख्या पूछी है आपसे, सर्वाधिक, सबसे अधिक, संख्या पूछी है कि कौन सा इनमें से एलिमेंट है, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आइसोटोप्स, कौन सा एलिमेंट है जिसके पास हाईएस्ट आइसोटोप्स होते हैं। इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जिसमें हाईएस्ट आइसोटोप होते हैं? लिथियम में होते हैं, या ऑक्सीजन के होते हैं, यूरेनियम के होते हैं, या पोलिनियम के होते हैं? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में किसके पास समस्थानिक होते हैं? पोलिनियम में होते हैं जी। किस में होते हैं? पोलिनियम में होते हैं। याद रखना किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो पोलिनियम। पोलिनियम इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पोलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कौन सा होगा? 7 मई, 9 मई, 12 जून या 14 जून? तो 14 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा डे है जिस दिन पूरी दुनिया में ब्लड डोनेशन डे मनाया जाएगा? 14 जून, 14 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी। डीपीटी के अंदर आता है डिप्थीरिया, डीपीटी के अंदर आता है डिप्थीरिया। एक आता है हुपिंग कफ। हुपिंग कफ एक बैक्टीरियल डिजीज है। हुपिंग कफ इज अ बैक्टीरियल डिजीज। हुपिंग कफ का जो बैक्टीरिया होता है उसे परट्यूटिस लिखा जाता है। परट्यूटिस, ठीक है। तो टी परट्यूटिस, और एक यहाँ पर टी से मतलब है टिटेनस, ठीक है। टिटेनस याद रखना, टिटेनस। तो ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता? आपसे ये पूछा है कौन सा नहीं होता, तो देखिए डिप्थीरिया बिल्कुल होता है, यहाँ पर परट्यूटिस ये भी होता है, और ये टिटनस भी होता है। तो कौन सा नहीं होता पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जॉन्डिस, पीलिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पीलिया, क्योंकि पीलिया के लिए डीपीटी नहीं लगता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स। तो ये एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एलिसा तो किया जाता है पक्का, ठीक है। एलिसा टेस्ट तो पक्का होता है बेटा। ये जो टेस्ट है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रीपा टेस्ट, ये नहीं होता एड्स के लिए, ये नहीं होता। ये जो रीपा, पी से आप प्लेटलेट्स जान लो, प्लेटलेट्स। रीपा में, रीपा के अंदर जो पी है ना, पी का मतलब होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का एड्स से कोई मतलब नहीं है। डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड, लिम्फोसाइट से रिलेटेड होता है एड्स। तो रीपा नहीं आएगा एड्स के लिए। तो रीपा आप देख लो 2 किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में 2 है वो इसका आंसर नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रीपा टेस्ट प्लेटलेट से रिलेटेड होता है। तो ये तो काट दिया हमने। अब इसका आंसर केवल एक, पीसीआर। ना जी, एलिसा टेस्ट तो होता है। एलिसा टेस्ट जो होता है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, जो एलिसा टेस्ट है ये तो एड्स की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे तो लिखा है केवल एक, फिर लिखा है केवल 1 और 4, भी 1 और 4 किया जाएगा, मतलब एलिसा और पीसीआर। CD4 भी होता है एड्स की पुष्टि के लिए। तो यहाँ आंसर जो बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ये, केवल 1, 3 और 4, ठीक है। 1, 3 और 4, यानी कि एड्स की जांच के लिए, एड्स की पुष्टि के लिए कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं? एक तो पीसीआर किया जा रहा है,
दूसरा यहाँ पर देखो पीसीआर जो है वो कोरोना के लिए भी किया जा रहा था ना, है ना, आरटीपीसीआर जो कोरोना के लिए भी किया जा रहा था, तो पीसीआर भी किया जा रहा है, एड्स की जांच के लिए भी किया जा रहा है पीसीआर। दूसरा यहाँ पर एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट हो गया, और तीसरा यहाँ पर एड्स की पुष्टि के लिए CD4 टेस्ट हो गया। तो ये याद रखिएगा 1, 2 और 3। रीपा जो होता है, रीपा टेस्ट, ये प्लेटलेट से रिलेटेड होता है, ठीक है, प्लेटलेट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स क्या होते हैं जी, हेलोफाइट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स का मतलब क्या है, वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान, नहीं ये नहीं आएगा, वे पौधे जो शुष्क, नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा लवण, क्योंकि लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। हेलोफाइट्स वे होते हैं जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, लवणीय मिट्टी के अंदर उगते हैं। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो लवणीय मिट्टी में उगते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हेलोफाइट्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व यानी कि डेंसिटी, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसी मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, लोएस्ट डेंसिटी वाला तत्व कौन सा है, सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होती है। सोडियम पर ये रहा लिथियम, ऑप्शन लिथियम। सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला लोएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, ठीक है, याद रखिएगा, धातुओं में पूछा है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सूची को इससे मिलाना है। देखो सीधा हम यहीं पर मिला देते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो यूनिट होती है, प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, याद रखना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। फिर दे रखा है विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है विद्युत प्रवाह, इसकी यूनिट क्या होती है, विद्युत प्रवाह की होती है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, याद रखना। फिर बल, फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। फिर दे रखा पावर, एक ही बच गया ना, तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की होती है वाट, तो ये याद रखिएगा, पावर की यूनिट क्या है, वाट। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन था 4 बन गए, तो यहाँ पावर की क्या है, वाट, फोर्स की क्या है, न्यूटन, इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर, और रेजिस्टेंस की क्या है, ओम, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे देख के आंसर इसका कर देना। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में फर्स्ट का देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट का क्या दे रखा है, ए का आई दे रखा है, ए का आई, ए का आई, प्रतिरोध का आई, तो ये तो हो नहीं सकता। बी में जाओ, बी में देखो, बी में ए का 4 कहाँ है, ए का 4, ए का 4, ये देखो बी में ए का 4 है। फिर अगला चेक करोगे बी का क्या है, बी का फर्स्ट, तो ये तो सही लग रहा है, बी का फर्स्ट। सी का इधर देखोगे, सी का 2, सी का 2, ये सही है बी, ये तो इसका राइट आंसर हो गया ये वाला, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर मान लो इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया सही, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, क्लास को आप देख लेते हो बट लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक कर देना भी। आप लोगों की आज ये सेकंड क्लास आप लोगों को मिल रही है चैनल के ऊपर, और यूट्यूब चैनल का नाम जो है याद रखना, किसी को बताने के लिए। जो भी बच्चा, कोई भी एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी की कर रहा हो, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, तो आप उसको चैनल का नाम बता देना सब्सक्राइब करने के लिए, सोनू साइंस अड्डा 149, और क्लास को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ को, कोई भी हमारे पास एक मटेरियल है, कोई भी एक सब्सटेंस है, उसे एक अवस्था से यानी एक स्टेट से, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जब वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, बिना तापमान में बदलाव के, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, इसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, क्या है, संवहन, संवहन है, कंडक्शन है, या स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, या रेडिएशन है, या गुप्त ऊष्मा है। देखो बेटा, कभी भी अगर ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि टेम्परेचर में बिना बदलाव हुए, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो टेम्परेचर में बदलाव हुए बिना जब किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज किया जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट इसका आंसर हो जाएगा।
क्या आएगा? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। क्योंकि किसी पदार्थ की अवस्था को आप चेंज कर रहे हो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर इससे, तो याद रखना लेटेंट हीट इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर के बारे में, रबर जो नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, तो नेचुरल रबर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? नेचुरल रबर के बारे में, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, एक नेचुरल पॉलीमर है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही बात है, इलास्टिसिटी होती है, इसके अंदर लोचदार गुण होते हैं, सही बात है। यह एक कृत्रिम बहुलक है, तो देखो नेचुरल जब हो गया तो कृत्रिम वाला तो काट ही दो ऑप्शन, है ना। फिर इसके बाद यह एक बहुलक नहीं है, तो ये भी काट दो, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक बहुलक होता है, पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर होता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी काट दो। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सी बात सही है? कि यह एक नेचुरल पॉलीमर है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? महिलाओं में बहुत कम होता है, ठीक है। इनमें से कौन सी बीमारी है? महिलाओं के अंदर क्या निकट दृष्टि दोष? अब निकट दृष्टि दोष का मतलब पता है क्या है? मायोपिया, यानी दूर का क्लियर नहीं दिखता। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर ही होता होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बुरा मत मान जाना महिलाएं, क्योंकि मैं भी खुद एक महिला हूं, ठीक है। तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष क्या महिलाओं में नहीं होता? हो सकता है भाई। ब्रेन ट्यूमर महिलाओं और पुरुष दोनों में हो सकता है, ये कोई ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि महिलाओं पुरुष किसी में घेंगा। देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंडनेस जो है, क्योंकि जो फीमेल होती हैं वो इसकी जनरेटर होती हैं, लेकिन ये होता पुरुषों में है, तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें इस बीमारी के अंदर जो एक्स जीन होता है ना, एक्स जो जीन या एक्स अलील होता है वो प्रभावित होता है, तो इसलिए यहाँ जो रोग है वो महिलाओं की तुलना में एक्स अलील प्रभावित होने की वजह से इसकी जनरेटर फीमेल को माना जाता है, लेकिन ग्रसित ज्यादातर इससे, पीड़ित ज्यादातर इससे पुरुष होते हैं कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्स लिखा हुआ है, ये काटा नहीं मार रखा मैंने, एक्स लिखा हुआ है, कहीं सोचो ये काट रखा है, ये एक्स है, एक्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स होते हैं ना इस तरह से एक्स वाई, तो याद रखना ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं Hb से। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यानी कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, और यह किसका वहन करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का करता है। किसका वहन करता है? O2 को वहन करता है। हीमोग्लोबिन का ही तो काम है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारी सारी कोशिकाओं तक, और सारी कोशिकाओं से वापस लेकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड को। याद रखना, अगर कहीं धुएं भरे वातावरण में आप चले गए ना, अब सर्दियों में आएंगे ना, सर्दियों में अलाव सेकते हैं, सर्दियां आते ही क्या कि सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, क्या करोगे? आग जलाई और सेकने लगे और सारे खिड़की दरवाजे कर दिए बंद। तो अगर आपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और धुआं भर गया ना, तो याद रखना बिना पेंदे का लोटा है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, तो ऑक्सीजन को कर देगा बाय बाय और कार्बन मोनोऑक्साइड को सारे शरीर में जाके भर देगा कोशिकाओं में, और हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी अपने घर में जब भी अलाव सेको, आग जलाओ सेकने के लिए, हाथ सेकने के लिए, तो खिड़की दरवाजे में से कुछ खुला छोड़ दे, तो ताकि वो जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। या कभी भी आप किसी ट्रैफिक में होंगे तो वहां पर भी धुएं वाली जगह पर ज्यादा मत रहिएगा, ज्यादा देर मत रहिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्ट करता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारों के मध्य जो दूरी होती है, तारों के मध्य जो दूरी होती है, तारे यानी स्टार्स, ठीक है, तारों के मध्य जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई। डायरेक्ट आंसर बता देती हूं, गैलेक्टिक इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? गैलेक्टिक इकाई होती है। आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, चाहे मुझे यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही क्यों ना करवाने पड़े, बट आप लोगों को रोज क्लासेस मिलेंगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। गैलेक्टिक इकाई जो है, गैलेक्टिक इकाई तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है गैलेक्टिक इकाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं। कैसा पक्षी पूछ रहा है? फॉसिल बर्ड पूछ रहा है आपसे, फॉसिल बर्ड पूछ रहा है, फॉसिल बर्ड पूछ रहा है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह होता है लेकिन एक सरीसृप यानी कि रेप्टाइल के जैसी विशेषताएं होती हैं। उसकी जो विशेषताएं होती है वो कैसी होती है? एक रेप्टाइल के जैसी होती हैं, सरीसृप के जैसी होती हैं बाकी की विशेषताएं, जो एक पक्षी की तरह है लेकिन उसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या है? एक रेप्टाइल की तरह है। तो एक ऐसा आपने क्या बताना है? फॉसिल बर्ड बताना है। 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वहां पे जाके देख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स जो है ये एक पक्षी की तरह है लेकिन इसकी जो क्वालिटीज हैं वो रेप्टाइल की तरह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है जी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाब का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र का मतलब है डायमेंशनल फार्मूला। क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। दाब का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला। दाब का मतलब है प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला बताना है, क्या होता है? M1L1T-2। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, M1L1T-2, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। और प्रेशर जो होता है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? ये भी कई बार पूछ ली जाती है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। डायमेंशनल फार्मूला क्या है यहाँ पर? डायमेंशनल फार्मूला तो ये हो गया M1L-1T-2, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर है इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का बेसिक फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या है? ये प्रेशर का, दाब का बेसिक फार्मूला होता है। डायमेंशनल फार्मूला ये मैंने ये बताया, क्वेश्चन ही था ये तो, ठीक है, और वहां पे आपको ये बेसिक फार्मूला भी याद रखना है कि प्रेशर का बेसिक फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर एक आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन के बाद ये क्लास जो है यहीं पर हम रोक देंगे, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? जो सर्प विषरोधी सुई है वो किस तत्व का एक यौगिक है? बताइएगा। सर्प विषरोधी सुई यानी जो सांप का जो जहर होता है उसको विरोध करने वाली सुई जो है, निडल जो है, वो किस तत्व का, कौन से एलिमेंट का एक कंपाउंड है, यौगिक है? तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्वर्ण यौगिक। स्वर्ण यौगिक। देखो, जो सर्प विषरोधी सुई होती है ना, ये ओरिक क्लोराइड से बनती है, ओरिक क्लोराइड से बनती है, ओरिक क्लोराइड, ठीक है, किससे बनती है? ओरिक क्लोराइड से बनती है, ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड क्योंकि गोल्ड का, स्वर्ण का जो सिंबल होता है वो AU होता है ना, गोल्ड का, ठीक है, AU सिंबल होता है क्योंकि ओरम वर्ड से यहाँ पर ये गोल्ड लिया गया है। ओरम, गोल्ड का जो सिंबल है वो AU है, तो ओरिक क्लोराइड बन गया। ओरिक क्लोराइड
और एक क्लोराइड से जो सर्प विषरोधी सुई है उसको तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण यौगिक, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्लास को आप लोग लाइक कर देना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे आप लोग तो आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी क्लासेस और भी ज्यादा क्वेश्चन वाली क्लासेस और आपके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ और प्लीज आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। धन्यवाद सभी बच्चों का।